हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फिशरीज यानी कि मत्स्यिकी के बारे में पढ़ेंगे और पादप प्रजनन का इंट्रोडक्शन और पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो फिशरीज एक प्रकार का उद्योग है जिसमें हम मछली तथा अन्य जलीय जंतुओं को पकड़ते हैं, कैच करते हैं, रियरिंग करते हैं और उन्हें बेचते हैं। यानी कि फिशरीज का मतलब क्या है कि फिश यानी कि मछली और अन्य जंतुओं का हम उसमें करते क्या है कि जंतुओं को हम पकड़ते हैं, कैचिंग, रियरिंग और सेलिंग। तो की कैचिंग यानी कि पकड़ना, रियरिंग माने पालन पोषण और बेचना। तो फिश और अन्य जंतुओं की कैचिंग, रियरिंग और सेलिंग यानी कि बेचने को हम क्या बोलते हैं? मत्स्यिकी यानी कि फिशेस बोलते हैं, वो फिशरीज बोलते हैं। और इडिबल फिश की रियरिंग यानी कि इडिबल फिश यानी कि खाने योग्य। इडिबल का मतलब खाने योग्य मछली की रियरिंग क्या कहलाती है? पिस्सीकल्चर। पिसीज वर्ड जो होता है मछली के लिए लगाते हैं। तो उनका रियरिंग और मैनेजमेंट, रियरिंग प्लस मैनेजमेंट यानी कि पालन पोषण और प्रबंधन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। तो हमारी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना प्रदान करने के लिए, सभी खाना प्रदान करने के लिए या तो एनिमल सोर्स पर निर्भर है हम या फिर हम प्लांट सोर्स पर निर्भर है। तो एनिमल सोर्स में फिशरीज एक महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में वो फिश और फिश के प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते हैं, जो उनको अपने भोजन के रूप में लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश में भी और अन्य देशों में भी झींगा जैसे प्रॉन और केकड़ा यानी कि क्रैब और लॉबस्टर और ऑयस्टर्स जो होते हैं उनको भी भोजन के रूप में लिया जाता है और ये भी लोगों के पेट भरने के लिए यूज़ होते हैं। समुद्री इलाकों के आसपास के इलाकों में ये बहुत आम भोजन होते हैं क्योंकि वहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी इनका यूज़ पूरे देश में अलग अलग जगह पर होता है। इनका यूज़ करने का कारण क्या है कि इसमें प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये प्रोटीन का गुड सोर्स होता है फ्लैश, और इसका जो फ्लैश होता है और इसीलिए ये कंज्यूम किया जाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो मत्स्यिकी में यानी कि फिशरीज में हम जो पढ़ते हैं वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं और उनकी रियरिंग पढ़ते हैं, उनकी कैचिंग करते हैं कि वो किस प्रकार से यूज़ होते हैं। दो प्रकार की फिशरीज होती है। फिशरीज दो प्रकार की होती है, इनलैंड और मैरीन। इनलैंड और मैरीन फिशरी यानी कि लवणीय और लवणीय। हमारे यहाँ तीन प्रकार के वाटर होते हैं। नंबर 1 फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल। नंबर 2 मैरीन वाटर या मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल। और नंबर 3 ब्रैकिश वाटर यानी कि मिश्रित जल कह सकते हैं हम इसको।
फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर साफ और गंदे से नहीं है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? जिसमें लवण यानी कि सॉल्ट्स एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है तालाब का पानी, झरने का पानी, रिवर्स का पानी, ये सब एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर के। मैरीन वाटर का मतलब लवणीय, मतलब जिसमें लवण उपस्थित होते हैं। सीज समुद्रों का पानी और ओशंस और जो पानी होता है उसमें सॉल्ट घुले हुए होते हैं, इसलिए वो मैरीन वाटर होता है। कोई कोई झील जो होती है वो भी मैरीन वाटर वाली होती है। और ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर प्लस मैरीन वाटर, यहाँ पर दोनों वाटर मिक्स हो जाते हैं, उसे ब्रैकिश वाटर या यूस्टीराइन वाटर बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी रिवर्स होती हैं वो आगे जाकर सीज में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, तो जहाँ पर वो गिरती हैं इस छोटे से एरिया में दोनों वाटर मिक्स हो जाते हैं। उसके आगे जो सारा वाटर होता है वो समुद्री हो जाता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर जगह वो मिक्स होता है पानी, वो वाटर ब्रैकिश वाटर कहलाता है। तो इसीलिए जो मैरीन वाटर है वो ऐसी फिशरी है, यानी कि ऐसी फिश की रियरिंग है जो समुद्री जल में पाई जाती हैं। और जो सिंपल फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिशरी है उसको हम क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटर, इनलैंड फिशरीज बोलते हैं। यानी कि जो मैरीन वाली है वो समुद्री जल में फिश की रियरिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? मैरीन। और जो फ्लैश वाटर में होती है वो इनलैंड कहलाती है। अब जो कुछ फिश ऐसी होती है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है, कुछ फिश ऐसी होती है जो समुद्री जल में पाई जाती हैं। तो इनलैंड फिशरीज जो होती है उसके एग्जाम्पल है कतला, रेहू। जो इनलैंड है कतला, रेहू, कतला और रोहू। इसके अलावा जो कॉमन कार्प होती है वो भी कॉमन कार्प, इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो मैरीन वाटर है उसमें जो फिश पाई जाती हैं वो होती है हिल्सा, हिल्सा, सरडाइन, मैक्रेल और पॉम्फ्रेट आदि जो फिशेज होती है वो समुद्री जल में पाई जाती है। तो उनकी जो फिशरी होती है वो मैराइन फिशरी कहलाती है। और जो फ्रेश वाटर वाली फिश की जो फिशरी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? इनलैंड फिशरी बोलते हैं। अब इसमें हमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी कि प्रेरित प्रजनन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, यानी कि प्रेरित प्रजनन। अब नॉर्मल कंडीशंस में जब फीमेल्स और मेल्स में रिप्रोडक्शन होता है तो जो फिश होती हैं वो अपने एग देने के लिए किसी जगह पहुंचती हैं और अपने एग्स को वो बाहर निकालती हैं। इस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन के लिए एग लेइंग होती है वो एग लेइंग हार्मोन्स के ऊपर निर्भर होती है। हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में क्या करते हैं? जो नेचुरली हार्मोन्स इस स्पॉनिंग को, इस एग लेइंग को, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम प्रेरित प्रजनन में हम क्या करते हैं? फिश की पिट्यूटरी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे जो निकाल कर FSH और LH जैसे हार्मोन होते हैं हम उनको फिश में इंजेक्ट कर देते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंड्यूस कर सकते हैं। तो फिश में इंड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है? वो कृत्रिम प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है और वो एग लेइंग और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो इस तकनीक को जिसमें हम पिट्यूटरी के एक्सट्रैक्ट में से FSH और LH को निकाल, मतलब पिट्यूटरी का जो हार्मोनल एक्सट्रैक्ट है जो FSH और LH होता है बेसिकली, उसको आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बोलते हैं। अब फिश का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि सबसे पहले तो वो उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है फूड, यानी कि भोजन। अब जो फिश होती हैं, अभी हमने पढ़ा
कि फ़िश विटामिन ए, डी और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो फ़िश और अन्य जलीय जंतु जो होते हैं हम उनको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन, विटामिन ए, डी और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग फ़िश को फूड के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि जो उसकी प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो उसको प्रोटीन के सोर्स के रूप में आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा होता है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल यानी कि जो तेल होता है, तो इनके लीवर से, बहुत सारे फ़िश के लीवर से ऑयल निकाला जाता है। तो फिश लीवर ऑयल विटामिन ए, डी, ई और सी, ए, डी, ई एंड सी, तो विटामिन ए, डी, ई, सी का सोर्स होता है और इनके कैप्सूल्स भी आते हैं जो मार्केट में फिश लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल के नाम से आते हैं, कॉड फिश होती है उनसे प्राप्त होता है। तो ये इनके लीवर से ऑयल प्राप्त होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। तो जो आर्टिफिशियली जो बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को ये दिए जाते हैं तो जिसमें विटामिन सी कमी होती है उनको लिए ये कैप्सूल वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा फ़िश प्रोटीन, थर्ड है फ़िश प्रोटीन। फ़िश से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसका जो प्रयोग है वो आइसक्रीम बनाने में, पेंट्स बनाने में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है और अन्य इंडस्ट्रीज़ में भी इन प्रोटीन्स का यूज़ किया जा सकता है। अब हम प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार से संबंधित है, यानी कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार, यानी कि एक ऐसी शाखा जिसमें हम मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के गुणों में सुधार करते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं पादप प्रजनन। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार से संबंधित होती है, हम उसे प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। या कि अधिक उत्पादन, अब जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है उनका मतलब क्या है कि जो हमें पैसे ज़्यादा कमाएगा। तो पैसे कब कमाएगा कि वो या तो अधिक उत्पादन देने वाली हो, जब हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रोग प्रतिरोधक होगी तब भी हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि रोग प्रतिरोधक होने से उसकी नुकसान कम हो जाएगा और जितनी वो क्रॉप है वो हमें फसल जो है हमें वो पैसा देगी। रोग प्रतिरोधक व खेती के लिए अधिक उपयोगी पादप किस्मों की उत्पत्ति हेतु, यानी कि अधिक उत्पादन के लिए, यानी कि अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी व खेती के लिए अधिक उपयोगी पादप किस्मों की उत्पत्ति के लिए पादप प्रजातियों में किए गए उद्देश्यपूर्ण फेरबदल, मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में हमें 2-3 बातें याद रखनी है इस डेफिनेशन में कि अधिक उत्पादन देने वाली, अधिक रोग प्रतिरोधक और खेती के लिए अधिक उपयोगी प्रजातियों की उत्पत्ति के लिए जो पादप प्रजातियों में उद्देश्यपूर्ण फेरबदल, परिवर्तन किए जाते हैं, मैनिपुलेशन किए जाते हैं, उस शाखा को, जिस शाखा में ये काम किया था हम उसे बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो बहुत समय से चली आ रही है। जो पुरानी पारंपरिक पादप प्रजनन तकनीक थी उसमें बेसिकली 3 पद हुआ करते थे। सबसे पहले शुद्ध वंशक्रम को पहचाना जाता था, जो भी मतलब वाइल्ड टाइप की वैरायटीज़ होती थी, जो ओरिजिनल वैरायटीज़ होती थी, और उनके बीच में संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता था और उसके बाद कृत्रिम चयन करते थे, जो इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेस्ट प्रोजेनीज, ब्रेस्ट सबसे अच्छी संतानें डेवलप होती थी, उनका चयन करके उनको फिर फसल के रूप में यूज़ किया जाता था। लेकिन जो आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक है उसमें इन पदों के अलावा, यानी कि ये पद तो यूज़ होंगे ही होंगे, इन पदों के अलावा अब आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स, आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
और जीव प्रौद्योगिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टाइप के जो ज्ञान है उसका भी समावेश किया जाता है। और इन सबकी सहायता से आनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, उसके ज्ञान की मदद से इन पदों को यूज करते हुए पादप की प्रजातियों को विकसित किया जाता है, अर्थात अच्छी पादप प्रजातियों को विकसित किया जाता है। यानी कि अब सीधे से हम क्या कह सकते हैं कि अब जेनेटिक्स का यानी कि आनुवांशिकी का, आणविक जीव विज्ञान का और जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप का जो ज्ञान है उसका यूज करके नई प्रजाति विकसित की जाती है, उनके द्वारा नई जाति विकसित की जाती है। अब हम पादप प्रजनन के उद्देश्य पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारे लिए इसका फायदा क्या होगा। तो पौधों के लक्षणों में सुधार लाना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे जरूरी स्टेप क्या है, क्यों करते हैं हम, कि वो है कि पौधों के लक्षणों में सुधार लाना, जिससे वो कृषि और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से वो हमारे लिए अधिक लाभकारी हो जाए, अधिक उपयोगी हो जाए, हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल हो जाए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पादप प्रजनन का, मेन उद्देश्य क्या है कि पादप के लक्षणों में सुधार किया जाए, जिससे वो कृषि करना आसान हो जाए, कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, प्लस हमें इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी ज़्यादा सूटेबल लगे, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमवाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, जो कृषि के लिए उपयोगी हो जाए, प्लस हमारे आर्थिक रूप से हमारे लिए यानी कि इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा हो जाए, और इसके लिए पौधों में जो सुधार करना होता है वो हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य जो पादप प्रजनन का है हमारे लिए वो है उच्च उत्पादकता। तो जो उच्च उत्पादकता यानी कि हाई यील्ड, तो कोई भी प्लांट जो हमें चीज़ें प्राप्त कराता है उस प्लांट के पार्ट से हम बेचकर उसको पैसा कमाते, किसान उसको उगाते हैं, उसको बेचकर पैसा कमाते हैं और अपने कामों में यूज़ करते हैं। और तो सबसे पहले अगर किसी भी फसल की, क्रॉप की उत्पादकता अगर बढ़ जाएगी, वो पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा, तो जितना ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा उतने ही अधिक पैसों में वो चीज़ बिक पाएगी। तो दो मेन चीज़ें हैं कि पैसे की आमदनी को बढ़ाने के लिए या तो उच्च उत्पादकता कर दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई जाए, या एक ऐसी प्रजाति विकसित करी जाए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसके कारण वो कम चीज़ ज़्यादा पैसे में बिके, जिससे अधिक से अधिक लाभ हो, या दोनों कर दी जाए एक ही में। तो ये सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी कर दी जाए या उसकी उत्पादकता ज़्यादा कर दी जाए या दोनों कर दिया जाए। अब सबसे पहले हाई यील्ड यानी कि उच्च उत्पादकता। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो कौन सा है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उच्च उत्पादकता यानी कि हाई यील्ड किसी भी प्लांट ब्रीडर की सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है उसका ये होता है कि वो किसी भी फसल के जो उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, और उस पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उत्पादकता होगी उतनी ही ज़्यादा उसके हमें प्राइस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। अब विभिन्न क्रॉप स्पीशीज यानी कि शस्य जातियों के आधार पर वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो उत्पादकता है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स यूज करते हैं, अलग अलग प्लांट्स बिकते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो उसके लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर प्लांट के लिए जो उत्पादकता है वो अलग चीज हो सकती है। जैसे सबसे पहले अनाज उत्पादकता, जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन यील्ड सबसे ज़्यादा उपयोगी, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये इन्हें सीरियल्स बोलते हैं हम। फैमिली ग्रेमिनेई और पोएसी के जो मेंबर्स होते हैं जिनमें कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट पाया जाता है, जिसमें फ्रूट वाल और सीड वाल आपस में फ्यूज हो जाती है, तब हम उसको ग्रेन बोलते हैं, ना कि कैरियोप्सिस या सीड या फ्रूट बोलते हैं। वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम। तो सीरियल्स जो होते हैं, वीट, राइस, मेज, बार्ले, गेहूँ, चावल, मक्का आदि जो होते हैं वो ग्रेन्स कहलाते हैं, और इनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अनाज, ग्रेन्स जो हैं,
क्योंकि दुनिया की अधिकांश स्पीशीज गेहूं और चावल पे और सेकंड नंबर पर गेहूं पर निर्भर होती है। तो जो ग्रेन उत्पादकता है, अगर व्हीट, राइस, मेज, बार्ले एटसेट्रा की बात करी जाए तो वहां पर जो उच्च उत्पादकता है वो किस में आनी चाहिए? ना लीफ की बात हो रही है वहां पर, ना स्टेम की बात हो रही है, बल्कि किसकी बात हो रही है? ग्रेन्स की बात हो रही है। यानी कि वहां पर उच्च उत्पादकता का मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स का उत्पादन है, ना कि ज्यादा से ज्यादा स्टेम या लीफ या रूट का उत्पादन है। तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्रेन है। यानी कि वहां पर जो उच्च उत्पादकता है वो किसके रूप में होनी चाहिए? ग्रेन्स के रूप में होनी चाहिए, यानी कि अनाज के रूप में होनी चाहिए। दूसरी है तेल उत्पादकता, ऑयल यील्ड। जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है, तिल है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके हम ऑयल्स यूज करते हैं, और वो ऑयल्स हम खाना बनाने में और वेरियस कामों में करते हैं, विभिन्न कामों में करते हैं। तो उन प्लांट्स में जो उत्पादकता है वो किसके रूप में ज्यादा होनी चाहिए? ऑयल के रूप में होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज के रूप में। तो वहां पर ऑयल उत्पादन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, लाभकारी होगा, हमारे आर्थिक रूप से वो हमारे लिए अच्छा होगा। तीसरा, रेशो की उत्पादकता। कुछ प्लांट्स जिसमें फाइबर्स यूज होते हैं, जैसे कॉटन फाइबर्स है, जूट फाइबर्स हैं, सन हेम्प है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके हम फाइबर्स यूज करते हैं किसानों के लिए, या जो भी उसको ग्रो करा रहा है उसके लिए उस प्लांट में फाइबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पार्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसके बिकेंगे क्या? फाइबर्स बिक रहे हैं। तो वहां पर उत्पादकता अधिक किसकी होनी चाहिए? फाइबर्स की। यानी कि वहां पर रेशे फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पैसा मिलेगा। चौथा, शर्करा उत्पादन, शुगर यील्ड। जैसे शुगर केन है, गन्ने में, शुगर बीट्स में, और जो अन्य प्लांट्स जिनसे हम शुगर बनाते हैं, तो उसमें जितनी ज्यादा शुगर होगी, गन्ने में जितनी ज्यादा शुगर होगी उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा, उतने ही ज्यादा वो पैसे ले पाएगा। तो यहां पर उत्पादकता किसके रूप में? शर्करा उत्पादन। जितनी ज्यादा शर्करा बनेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अब ये जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग उत्पादकता है, उस उत्पादन क्षमता में सुधार होगा कैसे? वहां पर हम अगर उच्च उत्पादक प्रजातियों का यूज करें, यानी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चीजें बनाती हैं, या संकर प्रजातियों का प्रयोग करें। तो संकर प्रजाति बनाई ही इसलिए जाती है कि उनमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। जो अधिक उत्पादन क्षमता वाली हैं वो प्रजातियां विकसित की जाती है हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से। तो उच्च उत्पादक प्रजाति अथवा संकर प्रजातियों का प्रयोग करके हम उच्च उत्पादकता अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फसलों की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। उत्पाद जो होते हैं, जो पादप से हमें प्राप्त होते हैं प्लांट, उसकी जो गुणवत्ता है अगर वो भी अच्छी होगी तो वो हमारा लिए बहुत अच्छी होगी, वो हमें ज्यादा पैसे देगी। और ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है जो प्लांट ब्रीडर करना चाहते हैं, कि वो उसकी गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रोल प्ले कराए, गुणवत्ता को सुधार लाए, गुणवत्ता को बढ़ाए। और प्रत्येक फसल के लिए गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। जैसे गेहूं में दाने का आकार, रंग, मोटाई इत्यादि, जितना ज्यादा वो मोटा होगा उतने ज्यादा उसमें से गेहूं निकलेगा, उतना ज्यादा ही वो पैसे दिलवाएगा। फलों का रंग एवं आकार, सब्जियों में पोषण गुण, सब्जियों में जितने ज्यादा पोषक गुण होंगे उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी सब्जी वो। दालों में प्रोटीन की मात्रा, दाल यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रोटीन के लिए। और जितनी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होगी वो दाल उतनी ही ज्यादा पैसों की बिकेगी, उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी, वो ज्यादा क्रॉप हमें फायदा कराएगी। कपास में रेशों की लंबाई, जितने ज्यादा लंबे होंगे, जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो उतना अच्छा बनाएगा, वो उतने अच्छी चीजों में यूज होगा। और चावल में पकाने की गुणवत्ता आदि जो गुण होते हैं वो सुधार लाने चाहिए। अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अजैविक कारकों के प्रति, अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर्स। अब जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे सूखा यानी कि ड्रॉट,
कम अथवा अधिक तापमान, इसके अलावा कोहरा, इसके अलावा लवणीयता यानी कि सैलाइनिटी, इसके अलावा जो वायु की गति, शीत, कोहरा आदि ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को, प्लांट्स को प्रभावित करते हैं। और अगर ये जरूरत से ज़्यादा या जरूरत से कम होते हैं कोई भी फैक्टर, अगर माना तापमान की बात करें, ज़्यादा या कम दोनों ही नुकसान करता है, तो सूखा होता है वो नुकसान करता है, तो उस फसल की जो ग्रोथ होती है, पौधों की जो ग्रोथ होती है वो प्रभावित हो जाती है। इसीलिए अगर पादप प्रजकों के प्रति यानी कि जो ये अजैविक कारकों के प्रति अगर ये प्रतिरोधक वैरायटीज डेवलप हो जाती हैं तो वो इन फैक्टर्स से प्रभावित नहीं होंगी, इन कारकों से प्रभावित नहीं होंगी और वो इन कंडीशन में भी अच्छा ग्रो करेंगी और अच्छा ग्रो करने के कारण वो अधिक पैसा उत्पन्न कराएंगी, अर्थात वो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकली फायदा कराएंगी। इसके बाद है जैविक कारकों के प्रति, यानी कि अजैविक की जगह अब क्या आ गया, केवल जैविक कारक। जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। अब अनेक जैविक कारक भारतवर्ष में फसलों में रोग उत्पन्न करके उन्हें भारी हानि पहुंचाते हैं। जैसे बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, कवक, बहुत सारे कीट भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत में बहुत सारे जो कीट हैं, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोन और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है, जिनसे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे उनके गुण प्रभावित होते हैं और उन पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे कारण वो कम पैसे उत्पन्न करा पाते हैं और हमें नुकसान होता है। अगर हम इन जीवाणुओं के, वायरस के और इन रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के प्रति रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक प्रजातियां विकसित कर ले, प्लांट ब्रीडर्स अगर उनका जो उद्देश्य होता है कि वो इन जीवाणुओं के, इन वायरस के प्रति और इन जीवों के प्रति रेजिस्टेंट या प्रतिरोधक वैरायटियां विकसित करें, जिसके कारण वो इनके रोग से प्रभावित नहीं होंगी और वो नुकसान नहीं होगा, जिससे हमें इकोनॉमिकली फायदा होगा। इसको करने के लिए करते क्या है कि आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना जरूरी होता है, यानी कि उनके जो जीन पूल है, उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होती है प्लांट्स के अंदर, उन जीन पूल में उपस्थित जो प्रतिरोधी दाता है वो जनकों का प्रयोग, यानी कि उसके अंदर जो ऐसी डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स है जो इन डिजीज के प्रति लड़ती हैं, उनको विकसित करा के उसके अंदर ट्रांसफर करके ऐसी प्रजातियां विकसित की जाती है जो इनके प्रति रेजिस्टेंट होती है, इनके प्रति प्रतिरोधी होती है। और अगर इनके अंदर वो जीन्स होती हैं तो वो उन जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और अन्य रोगाणुओं से अपने आप को बचा पाते हैं, उनसे अपनी रक्षा कर पाते हैं, इससे नुकसान नहीं हो पाता है और वो इकोनॉमिकली किसान के लिए और उगाने वाले के लिए फायदेमंद होती है। इसके बाद है परिपक्व काल में परिवर्तन। पांचवा है परिपक्व काल में परिवर्तन, यानी कि मैच्योरिंग पीरियड में। मैच्योरिंग पीरियड में परिवर्तन, मैच्योरिंग पीरियड में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो फसल के पकने का समय होता है उससे पूरी जो साल का जो चक्र होता है वो प्रभावित होता है। अगर प्लांट ब्रीडर्स कम समय में पकने वाली फसलों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे चावल में बहुत सारी कम समय में पकने वाली वैरायटीज विकसित की गई हैं, तो उसमें होता क्या है कि कम समय में पकने वाली फसल बनने से जो शस्य यानी कि जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम है, प्रबंधन काल है या पीरियड है, वो जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि जैसे अब होता क्या है कि 2 महीने 3-4 महीने में एक फसल पैदा हुई, उसके बाद दूसरी फसल और उसके बाद फिर तीसरी फसल, या जो 2 भी फसल बोई जा सकती है, साल में 2-3 फसलें बोई जाती हैं। लेकिन अगर इनका पीरियड कम कर दिया जाए कि जो
फसल पहले 180 दिन में पक रही थी, वो पता चला 100 दिन में पकने लगी, तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसका पीरियड है पकने का वो कम होने से क्या होगा कि उसमें जो इंसेक्टिसाइड्स हैं यानी कि जो कीटनाशक है उनका प्रयोग कम से कम हो पाएगा, प्लस नई फसलों का चक्रीकरण संभव हो जाएगा, नई फसल लगाई जा सकती है और एक साल में एक से ज़्यादा फसलों का यूज़ किया सकता है, यानी कि वहाँ पर अब ज़्यादा फसलें लगाई जा सकती है और जितनी ज़्यादा फसलें लगाएंगी और कम समय में वो परिपक्व होकर वो बिक जाएंगी तो उतना ही किसान को फ़ायदा होगा। तो इससे अगर जो मैच्योरेशन पीरियड है यानी कि जो परिपक्व काल है उसमें अगर कमी कर दी जाए तो एक साल में ज़्यादा फसलें उत्पन्न हो पाएंगी, ज़्यादा पैसे कम पाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा और नई फसल भी उगाई जा सकती है, क्योंकि हर फसल एक स्पेसिफिक पीरियड में होती है, विशेष काल में होती है, इसीलिए वो उसके हिसाब से अब वहाँ पर मैनेज की जा सकती है। और लास्ट है किसी विशिष्ट शस्य लक्षण का विकास, यानी कि जो विशिष्ट शस्य लक्षणों का विकास, यानी कि स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का विकास। अब बहुत सारे विशिष्ट शस्य लक्षण होते हैं जो प्लांट ब्रीडर चाहते हैं कि हम उस प्लांट में विकसित कर दें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बौनापन, यानी ड्वार्फनेस, और अति शाखन, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। अब जो चावल इत्यादि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ड्वार्फ वैरायटी होती है यानी कि बौनी वैरायटी जो होती हैं वो ज़्यादा फसल उत्पन्न करती हैं, क्योंकि जो प्लांट की मैक्सिमम एनर्जी है और वो रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाती है, ना कि उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को डेवलप कराने में यूज़ होती है। इसीलिए उनमें जो ड्वार्फ वैरायटीज़ होती है उनकी जो परिपक्व काल है वो भी कम हो जाता है, उनमें जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से जो अतिशाखन होता है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, उसका भी फायदा होता है। जितने भी एप्पल यानी कि सेब, नाशपाती टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, आम है उनमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उनमें जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, उसमें उतने ही फल ज़्यादा आते हैं। इसीलिए जब आम के पेड़ लगाए जाते हैं, बाग लगाए जाते हैं, तो एक आम के पेड़ और दूसरे आम के पेड़ के बीच में काफ़ी अधिक गैप लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के बाग लगाते समय दो प्लांट्स के बीच में ज़्यादा गैप्स किया जाता है और उसकी अधिक ब्रांचिंग करने के लिए प्रूनिंग जो होती है, कटान जो होता है, उसको ऊपर से करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ऊपर बनता है और साइड में थोड़ा सा नीचे जाता है। तो जितने अगर हमें साइड में ग्रो करानी होती है, ब्रांचिंग करनी होती है, हेज बनानी होती है, शाखा बनानी होती है या झाड़ी बनानी होती है, तो हम कटिंग ऊपर से करते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर जो होता है एपिकल डोमिनेंस होती है, यानी कि जो शीर्ष प्रमुखता बोलते हैं इसमें क्या होता है, ऊपर की जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सीजन के कारण ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम ऊपर से काट देते हैं तो ऑक्सीजन ना रहने के कारण अब ऊपर की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और जो साइड की ग्रोथ है वो ब्रांचिंग भी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम किसी भी प्लांट में, जैसे अगर हम आम की बात करिए किसी प्लांट में, तो वहाँ पर अगर शाखित ज़्यादा हो जाएगा तो जितनी ज़्यादा शाखित होंगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर फ्रूट्स बनेंगे और जितने ज़्यादा फ्रूट्स बनेंगे वो हमें इकोनॉमिकली उतना ही फ़ायदा करेंगे। तो कुछ और कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं कि वो हमारी फसलों में आ जाए, जिससे वो फसल हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।